नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी। ये कहानी है कि कैसे एक देश जो कभी खाने की कमी से जूझ रहा था, आज 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भर रहा है। तो चलिए इस कमाल के सफर को शुरू से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे भारत अनाज की भारी कमी से निकलकर अपनी इतनी बड़ी आबादी को खिलाने में कामयाब हो गया? इसका जवाब कुछ बहुत बड़े और हिम्मत वाले फैसलों में छिपा है। आइए एक एक करके इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सफर की पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। आजादी के ठीक बाद भारत के किसानों के लिए खेती करना कोई आसान काम नहीं था। असल दिक्कत थी उनकी जमीनें, जो छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में बटी हुई थी, और इस वजह से वो कभी सही मायने में तरक्की कर ही नहीं पाते थे। तो सरकार ने सबसे पहले खेती की बुनियाद यानी जमीन को ही सुधारने का सोचा। इसका सीधा सा मतलब था उन जमींदारों और बिचौलियों को सिस्टम से हटाना जो किसानों की मेहनत खा जाते थे, और साथ ही उनकी बिखरी हुई जमीनों को एक जगह लाना था। अब इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला था लैंड सीलिंग, मतलब जमीन की एक हद तय कर दी गई। सरकार ने कानून बनाया कि भाई कोई भी परिवार एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, और जो भी एक्स्ट्रा जमीन थी वो गरीब भूमिहीन किसानों में बांट दी गई। दूसरा था चकबंदी। अब सोचिए, आपके पास 10 अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे खेत हों तो खेती करना कितना मुश्किल होगा, है ना? चकबंदी ने इन सभी टुकड़ों को मिलाकर किसान को एक बड़ा खेत दे दिया। इससे खेती करना न सिर्फ आसान हुआ बल्कि फायदेमंद भी हो गया। अच्छा, जमीन की समस्या तो सुलझ रही थी, लेकिन अब सवाल था कि इतने सारे लोगों के लिए अनाज आएगा कहां से? और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी कृषि क्रांति की कहानी। एक ऐसी क्रांति जिसने देश के अनाज के भंडार भर दिए। और ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, 500%। जी हां, 500%। 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई, उसकी वजह से अकेले गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया। इसने सचमुच भारत की तकदीर बदल कर रख दी। तो आखिर ये हरित क्रांति थी क्या? आप इसे एक तरह का कृषि चमत्कार समझ सकते हैं। इसमें ज्यादा पैदावार देने वाले नए किस्म के बीज लाए गए, सिंचाई के मॉडर्न तरीके अपनाए गए और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। और इसका सबसे जबरदस्त असर पड़ा गेहूं की फसल पर, जिसने भारत को अनाज के लिए आत्मनिर्भर बना दिया। तो ठीक है, जमीन तैयार थी, नई टेक्नोलॉजी भी आ गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी, पैसा। किसानों के पास इन नए बीजों और खादों को खरीदने के लिए पैसे कहां से आते? और उस वक्त साहूकारों के चंगुल में फंसे किसान के लिए भरोसेमंद कर्ज मिलना तो लगभग नामुमकिन सा था। देखिए, उस समय किसानों के पास कर्ज के लिए 2 ही रास्ते थे। एक तरफ थे गांव के साहूकार और जमींदार, जो बहुत ज्यादा ब्याज लेकर उनका शोषण करते थे, और दूसरी तरफ सरकार एक भरोसेमंद सिस्टम बना रही थी, कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंकों के जरिए, ताकि किसानों को इन साहूकारों के जाल से बचाया जा सके। किसानों की पैसे की इस दिक्कत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 1982 में एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई, नाबार्ड। यह सिर्फ एक बैंक नहीं था, यह भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी बनने वाला था। इसका एक ही काम था, यह पक्का करना कि पैसा सीधे किसानों तक पहुंचे। नाबार्ड कितना पावरफुल बना, इसका अंदाजा आप इसकी बढ़ती हुई फाइनेंशियल ताकत से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे कुछ ही सालों में इसकी पूंजी आसमान छूने लगी। इसकी शुरुआत हुई 500 करोड़ रुपए की पूंजी से, और 2011 तक आते आते ये रकम 10 गुना बढ़कर 5000 करोड़ रुपए हो गई। और फिर देखिए ये जबरदस्त उछाल, सीधा 30,000 करोड़ रुपए। इस भारी भरकम पूंजी ने नाबार्ड को इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक ऐसी फाइनेंशियल पावर बना दिया जो हर किसान के विकास को सपोर्ट कर सकती थी। तो अब खेत भी लहलहा रहे थे, किसानों तक पैसा भी पहुंच रहा था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी था, क्या ये अनाज देश के हर गरीब और जरूरतमंद इंसान की थाली तक पहुंच पाएगा? इस सवाल का जवाब मिला 2013 में, जब आया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने हर भारतीय को भोजन का कानूनी अधिकार दिया। इसका सीधा मकसद था कि हर किसी को, खासकर महिलाओं और बच्चों को, बहुत ही सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी का अनाज मिले, ताकि देश में कोई भी भूखा न सोए। ये कानून कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। इसने गांव के 75% लोगों को, यानी हर 4 में से 3 को, और शहर के 50% लोगों को, यानी हर 2 में से 1 को कवर किया। मतलब देश की 2/3 से ज्यादा आबादी को इस सुरक्षा कवच के अंदर ले आया गया। ये वाकई दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम्स में से एक है। तो हमने इस पूरी कहानी के अलग अलग हिस्सों को देख लिया है।
अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे भारत ने अपनी फूड सिक्योरिटी का ये मजबूत ताना बाना तैयार किया। तो ये है फूड सिक्योरिटी तक पहुंचने की पूरी यात्रा 4 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले लैंड सीलिंग और चकबंदी से जमीन को दुरुस्त किया गया। फिर हरित क्रांति ने प्रोडक्शन को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचाया। इसके बाद नाबार्ड जैसी संस्थाओं ने किसानों को पैसे की ताकत दी और आखिर में फूड सिक्योरिटी एक्ट ने यह पक्का किया कि वो खाना हर जरूरतमंद तक पहुंचे। तो बिखरे हुए खेतों से शुरू हुआ ये सफर एक ऐसे मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा जाल पर आकर पूरा हुआ जो आज करोड़ों भारतीयों को भोजन की गारंटी देता है। ये सिर्फ कुछ सुधार नहीं थे, ये एक पूरे राष्ट्र का कायापलट था। इन सभी सुधारों ने भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आज के दौर में भारतीय कृषि के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी या फिर कुछ और? सोचने के लिए बहुत कुछ है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।